हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस में स्वागत करता हूं। अपन ने अपनी फर्स्ट क्लास ले ली थी। आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था सेल बायोलॉजी के बारे में। उसी कड़ी के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर चर्चा की थी सेल बायोलॉजी की। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर सेल बायोलॉजी में दो चैप्टर है, एक तो है सेल स्ट्रक्चर और एक सेल डिवीजन, कोशिका संरचना और कोशिका विभाजन। तो अपन ने सेल स्ट्रक्चर उसकी कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा। और जो अपना नेक्स्ट चैप्टर था सेल डिवीजन, उसके बारे में अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, कुछ कुछ चीजें अपन ने पढ़ ली है। तो अपन ने उसके अंदर पढ़ा था जो सेल विभाजन था, उसके अंदर अपन ने फर्स्ट तो ये पढ़ लिया था सेल विभाजन दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंदर अपन ने पढ़ा था प्रत्यक्ष के अंदर होता है सूत्री विभाजन, और अप्रत्यक्ष के अंदर होता है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। तो अपन ने इसके अंदर जो अप्रत्यक्ष था जिसके अंदर समसूत्री विभाजन है, उसके बारे में अपन ने पूरी डिटेल कर ली है, पूरी डिटेल कर ली है। इसी कड़ी के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन के अंदर अपन कोशिका चक्कर तक पढ़ लिया था अपन ने। तो कोशिका चक्कर को भी अपन ने पूरी तरीके से समझना होगा अपन को पढ़ने के लिए। तो कोशिका चक्कर के अंदर अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी इंटरफेज और एक पढ़ी थी एमफेज। तो ये समसूत्री विभाजन के प्रकार है, इंटरफेज एमफेज, दो प्रकार का होता है समसूत्री, दो तरीके से होता है समसूत्री विभाजन। एक तो था इंटरफेज और इधर आ जाएगा इंटरफेज। इंटरफेज को ही अपन एक नाम और बोल सकता है अंतरावस्था। और एमफेज सेकंड होता है एमफेज। जो ये इंटरफेज होती है, इसके अंदर अपन ने जो अपन ने सेल चक्कर वो सेल साइकिल पढ़ी थी, उसके अंदर बताया था इंटरफेज तीन प्रकार की होती है। इंटरफेज में तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? फर्स्ट तो मैंने बताई थी G1 S और G2, G1 S C2। और एम फेज के अंदर मैंने बताया था प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज। लेकिन ये तो होते ही है इसके अंदर, ये भी दो प्रकार का होता है, एम फेज भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस जिसे बोलते हैं केंद्रक का विभाजन। इधर हो गया केंद्रक का विभाजन, इधर होगा कोशिका द्रव का विभाजन, तो उसे बोलेगा अपन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, इसे साइटोकाइनेसिस को बोलेंगे कोशिका द्रव का विभाजन। किसका बोलेंगे अपन? कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका द्रव का विभाजन। अब ये इंटरफेज होती है, ये तीन प्रकार से होती है, मैंने आपको कल बता चुका हूं। G1 S और G2, G1 S G2। जो मैंने एम फेज के अंदर आपको बताई थी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज। कौन कौन सी बताई थी? प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज। ये सारी की सारी कहा किसके अंदर होगी? केंद्रक के विभाजन के अंदर। ये सारी की सारी किसमें होगी? केंद्रक के विभाजन में। प्रोफेज प्रोफेज फर्स्ट, सेकंड, मेटाफेज थर्ड
एनाफेज, फोर्थ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ये हो गया। अब जो साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव का विभाजन, ये दो प्रकार से होता है। जंतुओं के अंदर अलग से होता है और साथ में जो पादप होते हैं उनके अंदर अलग से होता है। ये दो प्रकार से होता है, जंतु में अलग और पादप में अलग। जंतु के अंदर अलग, पादप में अलग। तो अभी अपन इनकी चर्चा एम फेज है, इसकी पूरी की चर्चा बाद में करेंगे। पहले अपन करेंगे G1 की, S की और G2 की साथ में से भी पहले अपन करेंगे इंटरफेस के बारे में। भाई ये इंटरफेस होती क्या है? फर्स्ट बात तो यही आती है, इंटरफेस होती क्या है, अंतरावस्था होती क्या है। इंटरफेज ये दो विभाजन में मिलने वाली विभाजन में मिलने वाली अवस्था है। दो विभाजन में मिलने वाली अवस्था है। अपन पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज ये क्या होती है? दो विभाजन में मिलने वाली अवस्था है। दो विभाजन में मिलने वाली अवस्था, समझिए ये दो विभाजन में मिलने वाली अवस्था कैसा है। देखो, पहले आएगी इंटरफेज, फिर आएगी एम फेज, फिर दोबारा क्या आएगी? इंटरफेज। सॉरी, एक बार दोबारा समझिए। पहले आएगी एम फेज, फिर आएगी इंटरफेज, फिर आएगी एम फेज, फिर आएगी इंटरफेज, फिर आएगी एम फेज। ये कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्या होता है, इसका मतलब समझिए, दो विभाजन में मिलने वाली अवस्था। पहले आएगी एम फेज, फिर आ जाएगी इंटरफेज। मैं इंटरफेज को आई के नाम से लिख रहा हूं, फिर आ जाएगी एम फेज दोबारा। तो ये क्या होगी? दो विभाजन में मिलने वाली अवस्था है। कोशिका चक्र का 90% समय किसके अंदर लगता है? इंटरफेज के अंदर लगता है। कोशिका चक्र का 90% समय किसके अंदर लगता है? इंटरफेज के अंदर लगता है। सेकंड पॉइंट। अब 90% समय लग रहा है तो यानी कि सबसे ज्यादा समय इसी के अंदर लग रहा है, तो ये क्या हो गई? विश्राम अवस्था हो गई। साथ में विश्राम अवस्था हो गई। कोशिका विभाजन की तैयारी भी भैया यही करती है। कौन करती है कोशिका विभाजन की तैयारी? इंटरफेज करती है। अब इसके अंदर भी मैं आपको ये बताऊंगा, कोशिका विभाजन की तैयारी इंटरफेज के साथ साथ G2 भी करेगी। अपन ने इंटरफेज को कोशिका विभाजन की तैयारी का नाम क्यों दिया है? क्योंकि वो G2 करती है। कौन करती है? G2 करती है। ठीक है, G2 करती है, इसलिए इसे सक्रिय अवस्था कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सक्रिय अवस्था कहा जाता है। कल मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, ध्यान हो तो आपको छोटा सा मैं एक बार समझा देता हूँ, याद होगा। ऐसे करके मैंने डायग्राम बनाया था एक को, इसका कोशिका चक्कर वाला, लगभग ये वाला डायग्राम था। ओके, तो मैंने ये बात बोली थी कि G1 के अंदर सबसे ज्यादा समय लगता है। सबसे ज्यादा समय G1 के अंदर लग रहा है। पूरा टोटल ही समय कौन ले रही है? इंटरफेज ले रही है। इसके अंदर सारा का सारा समय कौन ले रही है? इंटरफेस ले रही है। इतना इंटरफेस समय ले रही है। इंटरफेस समय ले रही है और उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन ले रही है? ये ले रही है G1 समय ले रही है। ज्यादा ही G1 ले रही है, तो इसलिए इसका क्या होगा? 90% ऑटोमेटिक होगा। ये भाई ज्यादा समय तो ये ले रही है, एमफेस तो बिल्कुल कम समय ले रही है। ओके, तो इसलिए अपन इसी के अंदर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? कोशिका चक्र का 90% समय यही लेती है। कोशिका चक्कर का 90% समय कौन लेती है? इंटरफेज लेती है। अब ये 90% समय ले रही है, तो मैंने आपको सेकंड पॉइंट अभी बताया था क्या होगा? 90% समय ले रही है तो 7 के अंदर ये क्या हो जाएगी? इसलिए इसलिए इसे विश्राम अवस्था भी कहते हैं।
इसलिए इसे कौन सी अवस्था कहते हैं, विश्राम अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट ये हो गए। फिर मैंने चौथा पॉइंट आपको ये बताया था कि ये क्या करती है, कोशिका विभाजन करती है। ये क्या करती है, कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, तो ये कोशिका विभाजन की तैयारी यही करती है, स्टार्ट और करती है, इंटरफेस करती है। इंटरफेस करती है, इंटरफेस कोशिका विभाजन की तैयारी कर रही है, तो ये सबसे सक्रिय अवस्था हो गई, क्योंकि शुरुआत ही कर रही है सबसे। एम फेज और इंटरफेज के अंदर सबसे सक्रिय अवस्था कौन सी होती है, इंटरफेज होती है। सबसे सक्रिय अवस्था है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कोशिका चक्कर का सबसे ज्यादा समय किसके अंदर लगता है, तो आप दोगे, ऐसे तो आप दोगे कोशिका चक्कर का सबसे ज्यादा समय, तो किसको दोगे आप, जीवन को दोगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कोशिका चक्कर का 90% समय कौन लेती है, जीवन लेती है। विश्राम अवस्था किसे कहते हैं, जीवन, तो उसको कहता है, सॉरी, इंटरफेस को कहते हैं। यहाँ पे मैंने गलत पॉइंट बोला था, वो इंटरफेस आएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि सबसे सक्रिय अवस्था कौन सी होती है, इंटरफेस होती है। कौन सी होती है, इंटरफेस होती है। ओके, इसी कड़ी के अंदर अपन आगे चलते हुए अपन पहले बात करेंगे G1 के बारे में पूरी, फिर S के बारे में और G2 के बारे में। पहले पहले मैं आपको थोड़े थोड़े इनके नाम बता देता हूं। G1 को अपन एक नाम से और बोलता है फर्स्ट वृद्धि अवस्था। फर्स्ट वृद्धि अवस्था। G2 को अपन बोलेंगे सेकंड वृद्धि अवस्था। सेकंड वृद्धि अवस्था। और S, इसका सबसे इंपॉर्टेंट, S सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं आप संश्लेषण अवस्था। संश्लेषण अवस्था, इसे अपन क्या बोलते हैं, संश्लेषण अवस्था। ये शायद है इसका, संश्लेषण अवस्था। संश्लेषण अवस्था क्या बोलते हैं, संश्लेषण अवस्था। फिर अपन G1 की बात कर लेते हैं और G2 की बात करते हैं और S की बात करते हैं। इससे पहले मैं इन दोनों को याद करने की छोटी छोटी पॉइंट बता देता हूं। S के अंदर आपको सिंपल सी चीजें याद करनी है। S के अंदर आपको सिंपल सी चीजें याद करनी है। एक तो याद रखना आपको DNA। डीएनए, डीएनए का नाम आते ही आपको कहां रखना है, S के अंदर रखना। डीएनए का नाम आते ही आपको कहां रखना है, S का। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कोशिका विभाजन के अंदर डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहां पर होता है, तो वो कहां पर होता है, S के अंदर होता है। ठीक है, फर्स्ट तो आपको डीएनए याद कर रखना है इसके अंदर। डीएनए के याद रखने के बाद में आपको याद रखना है इसके अंदर स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन, ठीक है, स्टोन प्रोटीन याद रखनी है। स्टोन प्रोटीन याद रखने के बाद में आपको ये याद रखना है सेकंड पॉइंट, कारक केंद्र। कारक केंद्र, कारक केंद्र। कारक केंद्र का प्रतिकृतिकरण कहां होता है, वो इसी के अंदर होता है, एस के अंदर। फिर आपको याद रखना है क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे का भी क्या होता है, प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण,
ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है, एस के अंदर याद रखना है। स्टोन प्रोटीन नाम याद है आपको, कहाँ डालना है, एस के अंदर डालना है। तारक केंद्र का प्रतिकृतिकरण आ जाए आपको, तारक केंद्र का प्रतिकृतिकरण ये भी कहाँ रखना है आपको, एस के अंदर रखना है, ठीक है। और अब क्रोमेटिन धागे आ जाए तो इनका भी प्रतिकृतिकरण यहीं रखना। इसके अंदर एक चीज ये याद रखना, क्रोमेटिन धागे क्या होंगे, एक क्रोमेटिन धागा कैसे हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रतिकृतिकरण क्या होता है। प्रतिकृतिकरण ये होती है जिसके अंदर जैसे कि मैं हूं, मेरा जैसा ही एक दूसरा आदमी बना दिया जाए तो क्या होगा, प्रतिकृतिकरण। मेरा जैसा ही एक दूसरा आदमी बना दिया जाए, सेम टू सेम मेरा जैसे नाक वाक पूरा सेम होना चाहिए, वो मेरा प्रतिकृतिकरण। जैसे एक डीएनए समझिए, जैसे कि ये क्या है, गुणसूत्र, इस पर ये फर्स्ट डीएनए, ये सेकंड डीएनए। ऐसा ही अपन को डीएनए का प्रतिकृतिकरण करना, तो सेम अपन को एक यहाँ बनाना है डीएनए, एक यहाँ बनाना, ऐसा ही डीएनए बनना चाहिए, दो चीज होनी चाहिए पर ऐसी कैसी सेम, वो प्रतिकृतिकरण हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर, इसके अंदर अपन को क्या याद रखना है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, स्टोन प्रोटीन का निर्माण, यहाँ प्रतिकृतिकरण नहीं आएगा, निर्माण आएगा, निर्माण। और यहाँ आ जाएगा तारक केंद्र का प्रतिकृतिकरण और क्रोमेटिन धागों का प्रतिकृतिकरण। लेकिन एक चीज याद रखना, इसके अंदर आपसे एक कंफ्यूजन और कर सकता है, गुणसूत्रों का प्रतिकृतिकरण नहीं होता। आपसे पूछ लिया जाए कि गुणसूत्रों का प्रतिकृतिकरण कहां होता है और आप टिक लगा दो एस के अंदर, नहीं, एस के अंदर नहीं होता। किसके अंदर होता है, केवल क्रोमेटिन धागों के अंदर ही होगा, एस के अंदर नहीं होगा। क्रोमेटिन धागों में ही होगा प्रतिकृतिकरण। जैसे कि क्रोमेटिन धागा होगा ना, एक ही धागा होगा ना, वो ही दूसरा धागा बनाएगा। जैसे एक गुणसूत्र होगा ना, वो एक गुणसूत्र दूसरा गुणसूत्र नहीं बनेगा, सेम उसका प्रतिकृतिकरण नहीं होगा, ठीक है। फिर अपन ने किसकी बात कर ली, एस की बात कर ली, ओके। तो अपन अब बात करेंगे Z2 की। किसकी बात करेंगे, Z2 की, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं Z2 की। Z2 के अंदर एक चीज याद रखना, Z2 के अंदर देखो क्या होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होगा और हरित लवक का भी इसका निर्माण इसी के अंदर होता है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो क्या करती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन ये तारक केंद्र का ना, इनका निर्माण यही करती है। तारक तर्कुतंत्रु का निर्माण, तारक केंद्र नहीं, तर्कुतंत्रु का निर्माण कौन करती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन ही करती है। वो कहां पर किसके अंदर बनती है, वो सारी Z2 अवस्था आएगी ना, जभी बनेगी। कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया का और किसका, हरित लवक का और ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया का भी आपसे ये पूछ सकता है। अब आपसे सपोज ये क्वेश्चन पूछा गया कि एटीपी का निर्माण कौन सी अवस्था के अंदर, इंटरफेज की कौन सी अवस्था में होता है। जब आपको ऑप्शन मिल जाए Z2 S Z1, तो आप क्या उत्तर दोगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा Z2, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का निर्माण कहां हो रहा है, Z2 के अंदर हो रहा है। तो Z2 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का निर्माण हो रहा है, तो ऑटोमेटिक ये पता है आपको एटीपी का निर्माण कहां, एटीपी कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक के अंदर, तो वो सारी की सारी नहीं हुई। तो अपन सिंपल सी चीज ये लिख सकते हैं, एटीपी एटीपी व ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। किस किस का निर्माण होता है, एटीपी व ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर एक चीज और आएगी, मैंने एक चीज बताई आपको यहाँ पर, कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। कोशिका विभाजन की तैयारी इंटरफेस तो करती है, पर इंटरफेस के अंदर भी कौन करती है, Z2 करती है। कौन करती है, इंटरफेस के अंदर भी Z2 करती है। तो अपन लिख देंगे कोशिका विभाजन की
तैयारी करती है। कोशिका विभाजन की तैयारी कौन करती है? G2 करती है, ठीक है, G2 करती है। और कुछ कोशिकांग होते हैं, उनका भी निर्माण यही करेगी। कुछ कोशिकांग का भी कुछ कोशिकांग के साथ साथ कोशिका द्रव भी आ जाता है। कुछ कोशिकांग व कोशिका द्रव का निर्माण करती है, ठीक है। अब अपनी बात छूट गई है सबसे जीवन, ये तो अपना छूट चुका है, तो इसके बारे में देखिए अब अपन यहां से समझेंगे जीवन के बारे में। देखो मैंने दो प्रोटीन का नाम लिया है, कौन कौन सी प्रोटीन है? स्टोन प्रोटीन तो कहां चली जाएगी? एस के अंदर चली जाएगी। और टिब्ली प्रोटीन कहां चली जाएगी? G2 के अंदर चली जाएगी। और जितनी भी संसार के अंदर पूरी की पूरी प्रोटीन बची है वो किसके अंदर चली जाएगी? G1 के अंदर चली जाएगी। किसके अंदर चली जाएगी? G1 के अंदर चली जाएगी, G1 के अंदर चली जाएगी, ओके। इसके साथ में G1 का कार्य ये होता है कि कोशिका द्रव का निर्माण करेगी। G1 क्या करेगी? कोशिका द्रव का निर्माण करेगी। कोशिका द्रव का निर्माण के साथ साथ G1 और कार्य करेगी। जितने भी ये होंगे ना, कोशिकांग होंगे उनका भी निर्माण करेगी। अब कोशिका द्रव का निर्माण हो गया तो इसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा, मैक्सिमम वृद्धि होगी। इसकी क्या होगी? मैक्सिमम वृद्धि होगी। ये अपने आकार में बढ़ाएगी, अपने आकार में बढ़ाएगी। तो G1 के बारे में अपन लिख देंगे, जगह नहीं है बोर्ड के अंदर, अपन थोड़ा सा इसको मिटान कर G1 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अपन अब G1 के बारे में भी पढ़ेंगे इसके बाद में, है ना, ठीक है। तो